अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग अप फ्रंट विद मोना आलम। इक्तिसादी सर्वे जो है वो अब सामने आ चुका है और माली साल 2023-24 के लिए ज़्यादातर अहदाफ मिस्ड नज़र आते हैं जो कि हुकूमत अचीव नहीं कर पाई है। वैसे तो ये सूरत हाल कुछ अलग नहीं है क्योंकि अक्सर और बेशतर होता यही है कि इक्तिसादी सर्वे में जो एम्बिशियस किस्म के टारगेट्स रखे होते हैं खुद ही उस सर्वे में फिर कबूल करती हुई हुकूमत नज़र आती है कि जी ये हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा हो गया था और हम थोड़े एम्बिशियस हो गए थे तो हम उनको अचीव नहीं कर पाए हैं। सिवाय आई थिंक एग्रीकल्चरल ग्रोथ के, जहाँ पर जो टारगेट था वो ज़्यादा अचीव हुआ है और टारगेट से ज़्यादा बेहतर हम लोगों ने परफॉर्म किया है, लेकिन इसके अलावा दीगर जो सेक्टर्स है वहीं वहाँ पर यही सूरत हाल है। बजट में क्या होने जा रहा है, वज़ीर ख़जाना ने अभी शॉर्टली कुछ देर पहले, कुछ मिनट्स पहले रादर एक प्रेस टॉक की और उन्होंने काफ़ी सारी इसमें हाल अहवाल बताए और इरादा भी बताया कि हुकूमत क्या रखती है, वही टैक्स नेट को बढ़ाना है और जो ऑलरेडी सैलरी क्लास है या टैक्स देने वाले टैक्स दहंदगान हैं उनके ऊपर मज़ीद बोझ नहीं डालना है। लेकिन फार फ्रॉम रियलिटी एवरी टाइम नाजरीन, क्या इस दफ़ा भी ऐसे ही होगा, ये सवाल उठाएंगे हम। और बजट का पैसेज पार्लियामान से कितना आसानी से पास होगा बजट या दुश्वारियाँ पेश आएंगी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इत्तलात के हिसाब से नाला नज़र आती है हुकूमत से, बिलखुसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। खुर्शीद शाह साहब भी इस हवाले से बयान दे चुके हैं और अभी एज वी स्पीक बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो अपनी पार्टी का उन्होंने बड़ा भारी भरकम इजलास बुलाया हुआ है जिसमें उनके तमाम तर पार्टी के मेंबरान मौजूद हैं और वो अपनी बजट के ऊपर हिकमत अमली बना रहे हैं, गिवन द फैक्ट कि उनको लगता ये है कि उनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उस तरह से बजट में ऑन बोर्ड लिया ही नहीं। क्या वजह है कि अपने टॉप इत्तेहादी को ऑन बोर्ड नहीं लिया है हुकूमत ने? क्या हुकूमत के ऊपर ये जो इल्ज़ाम है पीपल्स पार्टी का ये सही है, जायज़ है, या फिर पीपल्स पार्टी अपने लिए ऑलरेडी एक सेफ कॉर्नर एक तलाश कर रहे हैं, एक रेफ्यूज तलाश कर रहे हैं कि अगर उनके ऊपर तनकीद आती है या अगर बजट के ऊपर तनकीद आती है तो वो ये कह सकें फिर आगे जाकर कि जी हमें तो उस तरह से ऑन बोर्ड नहीं लिया गया था। क्या दीगर इत्तेहादी भी यही सोचते हैं? इसके ऊपर भी इंशाल्लाह बात रहेगी। और ऐसे में नाज़रीन जो मुज़ाकरात की बाज़गश्त है उसमें दोबारा उसने उस बाज़गश्त ने तूल पकड़ लिया है बैरिस्टर गौहर की इस प्रेस टॉक के बाद, जो कि अभी आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। मैं आपको सुनाऊंगी भी उन्होंने किन अल्फाज में ये बात की, लेकिन वो भी अब लगता है कि मुज़ाकरात को दोबारा उन्होंने हाँ कह दी है, ग्रीन सिग्नल एक मिला है इमरान खान साहब की तरफ से मुज़ाकरात के लिए। और उन्होंने कहा है कि आइन और कानून के दायरे में रहते हुए, अभी आइन और कानून का जो दायरा है ये क्या है एक्चुअली, क्योंकि इसके ऊपर बोलता तो हर कोई ये आइन और कानून का दायरा, लेकिन इसकी तशरीह हर किसी के जहन में मुख्तलिफ होती है। बहरहाल माली साल 2023-24 के इक्तिसादी सर्वे के हवाले से जो अहम नुकात हैं वो देखते चलिएगा, फिर इस पर हम तफसीली बात करते हैं। इसके इतराफ़ की सियासत पर भी बात रहेगी। माली साल 2023-24 की सर्वे जारी, हुकूमत बेशतर मुआशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम। जैसे मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया, मुआशी तरक्की 3.5% हदफ के मुकाबले 2.38% रही। औसत महंगाई 21% सालाना हदफ के मुकाबले 23.2% तक रही। सनती तरक्की 3.4% हदफ के मुकाबले 1.2% रही। मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है 4.3% हदफ के मुकाबले में 2.4% रही। बड़ी सनतों की कारकर्दगी 3.2% हदफ के मुकाबले में सिर्फ 0.1% रही। खिदमात के शोबे या जिसको सर्विसेज भी कहते हैं के शोबे की तरक्की का हदफ 3.6, जबकि कारकर्दगी 1.2% रही। ज़रई शोबा जो कि सिर्फ इसमें एक एक्सेप्शन है और अच्छी एक्सेप्शन है, ज़रई शोबे की कारकर्दगी 3.4% हदफ के मुकाबले में 6.2% रही। मुल्की फ़ीकस आमदनी $1680 रही और जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसमें 13% इजाफा हुआ। GDP के हजम में 26.4% का इजाफा हुआ। कुल मुल्की जो कर्जा है GDP का वो 46.2% और सरमायाकारी जो GDP के मुकाबले है वो 13.1% रही। नाजरीन, ये कुछ स्टैट्स हैं जिनके ऊपर हम मज़ीद तफसीली बात भी करेंगे। फौरी तौर पे अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का रुख करती हूँ क्योंकि इसके ऊपर सियासत जो है वो इस वक्त बड़ी अहम होती जा रही है। और बजट का जो पैसेज है क्या वो वाक़तन आसान होगा? क्योंकि कुछ ऐसे पीपल्स पार्टी के लोग ये क्लेम कर चुके हैं कि जी बजट के फौरी बाद असेंबली शायद डिज़ोल्व कर दी जाएँ। ये जो एक चहमगोइयाँ हैं ये क्या ऐसी र्यूमर मिल है या फिर इसमें कुछ वज़न भी है? राना एहसान अफजल साहब यहाँ स्टूडियो से हमें ज्वाइन करते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से कोऑर्डिनेटर हैं आप वज़ीर आज़म के, और इन तमाम मामलात पे माशाल्लाह राना साहब इज़ वेल इन्फॉर्म्ड और तमाम उन मीटिंग्स का हिस्सा होते हैं हमेशा माशाल्लाह।
तो एक डायरेक्टली हॉर्सेस माउथ से हम पूछेंगे कि भाई एग्जैक्टली होने क्या जा रहा है। वेरी वार्म वेलकम अमीन उल हक साहब। नाज़रीन, MQM के स्टॉलवर्ट माशाल्लाह में ज्वाइन करते हैं तमाम तर बहस में और अपनी जमात का बुलंदोबांग मौक़िफ़ हमारे साथ हमेशा की तरह रखेंगे। क्या आप भी नाला हैं अमीन साहब, या फिर पीपल्स पार्टी से मुख्तलिफ है कुछ आपके रवाबित हुकूमत से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से? वन सेकेंड, खुश आमदीद आपको बहुत बहुत। दानियाल अजीब साहब नाज़रीन हमें ज्वाइन करते हैं तमाम तर बहस में और इकोनॉमिक मामलात में साबिक वज़ीर हैं और बहुत एक इम्पॉर्टेंट राय हैं हमेशा। बहुत आपके हार्ड कोर इकोनॉमिक जो फैक्ट्स हैं बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, पुख्ता होते हैं अपने आप में। आप कैसे देखते हैं हुकूमत की इन तमाम तर सरगर्मियों को? आपको भी बहुत खुश आमदीद दानियाल साहब। शॉर्टली शोएब शाहीन साहब भी मुझे PTI से ज्वाइन करेंगे। बात का आगाज़ मैं अमीन उल हक साहब आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है इत्तेहाद के हवाले से हम बात कर रहे हैं और ज़्यादातर जो एप्रीहेंशंस हैं हुकूमत के लिए वो शायद उठ भी यहीं से रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो अभी इजलास कर रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं, ये सब मिल के उन्होंने सर जोड़ लिए हैं पूरी जमात ने, कि अगर इन्होंने हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया बजट के ऊपर तो आगे क्या करना है, हमने बजट को पास होने देना है, नहीं पास होने देना, या आगे मीडिया में भी अपनी क्या हिकमत अमली रखनी है। MQM क्या समझती है बजट के हवाले से? क्या आपको ऑन बोर्ड लिया था PMLN ने? देखिए, एज फार एज पीपल पार्टी इज कंसर्न, तो मेरा ख्याल है उर्दू मुहावरा है, मीठा मीठा हाप अप कड़वा कड़वा तू थू। मेरा ख्याल है बिल्कुल ये मुहावरा उस पर सादिक आता है। तमाम आइनी ओहदे ले चुके हैं, बिल्डिंग इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के चेयरमैनशिप भी वो ले चुके हैं और मेरा ख्याल है आगे चल कर के सेनेट में भी आज उनका चेयरमैन फाइनेंस भी आ चुका है और स्टैंडिंग कमेटी के मामलों में भी मुख्तलिफ चीज़ें उनके ऑन पाइपलाइन है। एज़ फार एज MQM इज़ कंसर्न, यस, मेरा ख्याल है कि MQM पाकिस्तान तो वो सियासी पार्टी है जिसने पहले भी जिसे कहते हैं इलेक्शन से पहले भी उनके साथ PMLN के साथ मुज़ाकरात किए, बातचीत की और हमने कहा था कि उनको प्राइम मिनिस्टर बनाना है मियाँ साहब को। यस, MQM का वक्त खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत पे, जिसमें मुस्तफ़ा कमाल भाई भी थे, फारूक सत्तार भाई भी थे, मैं ख़ुद भी था, हमने प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात की थी अब से चंद हफ्ते पहले और उनको जो MQM का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है अर्बन सिंध के हवाले, वो तमाम पॉइंट ऑफ व्यू उनको रखा था कि कहाँ पे डेवलपमेंट पैकेज की ज़रूरत है। इसी हवाले से फॉलो अप मीटिंग भी हमारी कल भी हुई है, परसों भी हुई है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के साथ भी, और सर्टन एश्योरेंस हमें दी गई है कि जो कराची का जो मेन मनसूबा है, कराची अर्बन डेवलपमेंट पैकेज की बात हुई है, हैदराबाद डेवलपमेंट पैकेज की बात हुई है, K4 को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की बात की गई है। इससे ग्रीन लाइन का मनसूबा जो नामुकम्मल पड़ा हुआ इसको मुकम्मल करने की बात हुई है। मेरा ख्याल इन तमाम चीज़ों पे हमारी उनकी एक अंडरस्टैंडिंग मौजूद है और हम बहुत ही हेल्पफुल हैं, बहुत ही होपफुल हैं कि इंशाअल्लाह ताला कल जब बजट का ऐलान होगा तो यकीनन ये तमाम वादों को पूरा किया जाएगा। इसके साथ साथ देखिए, जहाँ तक हमारी एक वर्किंग रिलेशनशिप है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ, तो मैं समझता हूँ कि सो फार सो गुड है। अच्छा, बजट के हवाले से जैसी भी चीज़ें अनफोल्ड होंगी, अनफोल्ड होने के बाद जैसी भी चीज़ें आएंगी, MQM की राब्ता कमेटी जिसे कहते हैं मरकज़ी कमेटी आपस में बैठेगी, मशावरत करेगी और फैसला करेगी। आप बजट के हवाले से आप कहते हैं हम आहंगी भी है, सो फार सो गुड भी है। आपने बड़े अच्छे अल्फाज में आपने याद किया मुस्लिम लीग नून को और आपने ये भी बताया कि आपको मुकम्मल जो कॉन्फिडेंस है वो दिया गया है। तो दानियाल अजीज़ साहब भी, खैर मैं आपकी तरफ आती हूँ। शोएब शाहीन साहब, आपको पहले वेरी वार्म वेलकम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और माशाल्लाह आज तो ट्राइब्यूनल्स के हवाले से भी बड़ी खबर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो उनमें रद्दोबदल रोक दिया है। आपकी तरफ बजट और इन तमाम तर मामलात पे आते हैं, मुज़ाकरात की भी बातें करते हैं। दानियाल साहब, कितनी दुश्वारी होगी, क्योंकि अभी MQM तो बड़ा कॉन्फिडेंस का इजहार कर रहे हैं हुकूमत पे और कहीं से ऐसा नहीं लग रहा कि वो बजट के किसी भी तरह से बजट को रोकने में कोई वो अपना कोई रोल अदा करेंगे। इनफैक्ट आई थिंक बजट पास करने में MQM बड़ा एक कलीदी किरदार अदा करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो सकती है हुकूमत को या नहीं? जी, हुकूमत को मेरे ख्याल में अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो पीपल्स पार्टी की तरफ से होगी, क्योंकि उनके इतने नंबर्स हैं कि वो डिसरप्ट कर सकते हैं। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि किस बात पर उनको दुश्वारी का सामना करना पड़ना है। अभी पिछले 3 माह में जब से हुकूमत बनी है, मार्च की 1 तारीख को, ये जितने भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिसमें आप पेश है कि 590 अरब चोरी का हमने इकट्ठा करना है, और वो तो नहीं हो सका बल्कि बुरी तरह फेल हो गया। और इसके साथ साथ जो टैक्स नेट बढ़ाना था उसमें 30 लाख में से सिर्फ 200 दुकानदारों ने वॉलंटरी फाइलिंग की, उसके बाद सिमें ब्लॉक की, उसके बाद वो 200 जो है वो 2000 तक चले गया। तो टैक्स नेट को एक्सपेंड करने का जो पहला इनका कलीदी
हरियावल दस्ता था वो तो बुरी तरह फेल हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो रकम बढ़ानी है इन्होंने IMF के कहने पे, ये फिर आखिरकार कहाँ से बढ़ानी है? अगर ये रिग्रेसिव टैक्सेस लगाएंगे जैसे कि सेल्स टैक्स है या जैसे कि PDL है, दूसरे हैं जो कि इनकम की कोई तमीज नहीं करते और सब पे लग जाते हैं, तो वो उनको रिग्रेसिव टैक्सेस करते हैं। वो गरीबों पे उनका भार ज्यादा, गरीबों पे उनका वजन ज्यादा पड़ता है। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ एक टैक्स जो लग गया है जो सिर्फ खालिसतन अमीरों के लिए है, वो जो आप अभी बता रही थी ना अपने दादो-शुमार में, जो 0.1% जो उन्होंने ग्रोथ की बड़े सनतकारों ने, उनके लिए तो बजट से पहले ही ऐलान कर दिया कि 1.5% जो है ये इंटरेस्ट रेट कम किया जाएगा। तो उनको तो सैकड़ों अरबों रुपए का फायदा हो भी गया, जो कि हर साल होगा क्योंकि उनकी किस्त जो है वो कम होती जाएगी। और लेकिन जो गरीब का हाल है वो भी बजट आएगा तो पता चलेगा। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है दानियाल साहब, जबकि उल्टी तनकीद होती है कि मॉनेटरी पॉलिसी अगर वहां पर डिस्काउंट रेट हाई हो तो कहते हैं मुल्क में ज़ाहिर है सरमायाकारी रुक जाती है, बहुत कुछ रुक जाता है। लेकिन आपका ये मौक़िफ़ है कि ये इन्होंने सरासर सिर्फ जो प्रिविलेज्ड क्लास है या जो अमीर तबका है उसको इन्होंने इंसेंटिवाइज करने के लिए किया है। बिल्कुल, आप स्टेट बैंक की तमाम रिपोर्टें पढ़ लें, उन तमाम रिपोर्टों में ये लिखा हुआ है कि हम शरह सूद को शरह महंगाई से ऊपर रखेंगे ताकि महंगाई कम हो। और पिछले 5 सालों में एक दिन भी इन्होंने शरह सूद जो है शरह महंगाई से ऊपर नहीं रखी। और अभी फाइनली आके पिछले महीने जब शरह महंगाई शरह सूद से कम हुई है तो अभी से ही जो है ना भाग पड़े हैं, अभी स्याही नहीं सूखी, महंगाई पूरी कम डबल डिजिट में, अभी एवरेज जो है साल की वो अभी तक 24% से ज्यादा है, और वो जबकि ये सिर्फ 20% इन्होंने कर दिया है। तो ये जो बैंक तक रसाई है हुकूमत पाकिस्तान की अपने खसारे पूरे करने के लिए, क्योंकि टैक्स कलेक्शन उनसे होती नहीं है, और अमीर लोगों की जिनकी बैंकों तक रसाई, जिसमें बड़े बड़े सनतकार और सेठ लोग हैं, इनकी वजह से गरीबों के ऊपर एक इन्फ्लेशन टैक्स पड़ता है। ये महंगाई गरीब देते हैं। और ये इतने अफसोस की बात है कि IMF को कहना पड़ता है हमारी हुकूमत पाकिस्तान को कि आप महंगाई का कुछ करें, गरीब लोग मर रहे हैं, या फिर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को बढ़ाएं, या इसको बनाएं, या इसको इन्फ्लेशन इंडेक्स करें। यानी इनको कोई परवाह नहीं है। और इनको कोई परवाह नहीं है। मैं ये पूछती हूँ, ये बड़ी अहम बात है, आप सैलरी क्लास को ओवर बर्डन करने के अलावा राना साहब और क्या करेंगे? इसके अलावा तो कोई और हल नहीं है। और अभी शुएब साहब आपके बराबर बैठे हैं, वो ये आपको कहेंगे 6% से ऊपर GDP ग्रोथ ऑलरेडी मौजूद था, और आपने इसी बुनियाद पे इनकी गवर्नमेंट को घर भेजा कि जी ये तो मईशत और इन्होंने तो महंगाई से कमर तोड़ दी है अवाम की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बहुत सारी बातें हुई। सबसे पहले तो मैं आपको हकायक कुछ बता दूं कि फूड इन्फ्लेशन जो तकरीबन 48% पे थी मई 2023 में, वो 2.2% पे आ गई है मई 2024 में। ये पिछले महीने की मैं बात कर रहा हूँ। महंगाई की शरह की बात की, एवरेज बिल्कुल ज़्यादा थी, लेकिन जो पिछले महीने जो महंगाई आई है वो 11.8% पे आई है। तो महंगाई तो कम हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। दिस इज़ अ बिग अचीवमेंट। देखें, दूसरी बात क्या है कि ये वो साल था जिसके अंदर एक हुकूमत का इख्तिताम हुआ और वो स्टैंड बाय एग्रीमेंट में गई, फिर केयर टेकर सेटअप आया, और फिर दोबारा हम इलेक्ट होके आए और स्टैंड बाय एग्रीमेंट को हमने मुकम्मल किया। तो IMF का, एक मिनट जरा आप जरा बात मुकम्मल करें, तो IMF का ये दूसरा प्रोग्राम है पाकिस्तान की तारीख में जो कामयाबी से मुकम्मल हुआ, विच इज़ अ बिग अचीवमेंट कि आप जो रिफॉर्म एजेंडा, इकोनॉमिक रिफॉर्म एजेंडा लेके चल रहे हैं वो आगे बढ़ रहा है। देखें, बात यह कि आप ग्लास को हाफ एम्प्टी हमेशा कर सकते हैं, लेकिन हमने अवाम को उम्मीद देनी है, और उम्मीद ये है कि वर्ल्ड बैंक कह रहा था कि 2% ग्रोथ होगी, ADB कह रहा था 1.9% ग्रोथ होगी, लेकिन 2.4 का हदफ जो है वो ग्रोथ का आ गया। टैक्स कलेक्शन के ऊपर अभी बात की तो अल्हम्दुलिल्लाह 31% ग्रोथ हुई टैक्स कलेक्शन के अंदर ये पहले 9 महीनों के अंदर, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव, मैं समझता हूँ कि एक चेंज है। पर कैपिटा इनकम इम्प्रूव हुई। उसके अलावा देखें, बात यह है कि आपका रुपया स्टेबलाइज हो गया। आपने मिस कर दिए इक्तिसादी सर्वे तो इसमें बहुत खुल के, हाँ देखिए, बिल्कुल हमारे जहाँ एग्रीकल्चर का 6.3% का ग्रोथ रेट आया, बाकी जो, लेकिन देखें बात यह है स्टेबलाइजेशन अचीव हो गई, मुल्क की जो करेंसी है वो स्टेबलाइज होगी और मार्केट मैकेनिज्म से हो रही है। हम इसको चेंज नहीं कर रहे, हम उसमें कोई रद्दो बदल नहीं कर रहे। जबकि आप पे तो बहुत ये लोग तनकीद करते थे, ये तो आर्टिफिशियल
करंट अकाउंट डेफिसिट पे आ जाएं। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 0.2 बिलियन रह गया, और वो भी मई के जब फिगर्स ऐड हो गए तो प्रोबेबली सरप्लस में आपके पूरे साल में चले जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं जो हमने स्टेबलाइजेशन, जो माशी गन में पीटीआई हमें फेंक के गई थी, उसको टाइम लगा, वो बहरान वो खराब, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 6% वो कहते हैं, बेग योर पार्डन राना साहब, वो कहते हैं 6.2% जीडीपी। अच्छा चलें इस पे तो वहां से 2.4 पे आना तो कोई अचीवमेंट नहीं है, तो कमी हुई ना। आप 6% ग्रोथ दिखा दें और मुल्क को खोखला कर दें। देखें मनफी 2% प्राइमरी डेफिसिट था, अभी इस साल में प्राइमरी सरप्लस है 1.5% का। इसका क्या मतलब है? आपके देखें नाज़रीन, नहीं मैं नाज़रीन के लिए बता दूं कि सूद की अदायगियों को अगर आप निकाल दें तो आपके जो अखराजात हैं और जो आमदन है, अगर वो आमदन ज्यादा हो तो प्राइमरी सरप्लस होता है। तो हम प्राइमरी सरप्लस छोड़ के गए, जिसका मतलब है कि फिस्कल कंसोलिडेशन हमने की, हमने इस मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम दिया, और इंशाल्लाह ताला आप आगे देखेंगे कि हम आगे बढ़ेंगे। जो आपने सैलरी क्लास की बात की, देखें बिल्कुल टैक्स आ रहा है उनके ऊपर, आप स्लैब्स क्या कम कर रहे हैं, क्या हो रहा है? जो वो 45% की बात थी वो बिल्कुल दुरुस्त थी, जो 40% की बात थी वो भी दुरुस्त थी, लेकिन दोनों नहीं होने जा रहे। इंशाल्लाह ताला अच्छी खबर आएगी, अच्छी खबर आएगी। यानी IMF को आप आमादा कर पाए हैं इन मामलात में। जी इंशाल्लाह वो जो लोड आने लगा था, वो अगर आप सुनेंगी, मेरे ख्याल से कल हमें इंतजार कर लेना चाहिए। बहुत वैसे ब्रेकिंग न्यूज है कि आप कह रहे हैं कि जो एक बड़ी मनफी खबर आ रही थी जिसके ऊपर सारे परेशान थे, वो आप लोगों ने जिसे कहते हैं तूफान टाल दिया है। शुएब शाहीन साहब, कोई तारीफ तो बनती है इस बात पे, अगर IMF को जिसको आपने नाराज किया, जिसने कहा कि हम तो पाकिस्तान से अब आइंदा कभी बात भी नहीं करेंगे, उनको इन्होंने आमादा कर लिया। वो ना हमारे इक़्तिदार से आउस्टर के बाद मिफ्ता इस्माइल को मरीख से नहीं नेगोशिएट करके लाया था। मिफ्ता इस्माइल को जब वो किस्त मिल गई तो वो इसहाक डार जिस तुम तराक से आए थे और आकर कहा कि मैं बेहतर जानता हूँ उनको और मैं किस तरीके से उनको डील करूँगा, जिसने इनसे नाक से लकीरें निकलवाईं। बात ये थी, उसका वो कंडक्ट था, ये हमारी वजह से नहीं था। और दूसरी बात, मैं तो उस दिन बात करूँगा जिस दिन ये 9.5 करोड़ अफराद इनके ज़माने में पिछले 2 साल के अंदर सतह गुर्बत से नीचे चले गए हैं। और आइए, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, और अगले साल तक 1.5 करोड़ अफराद मजीद सतह गुर्बत से नीचे जाएगा। यानी तकरीबन आधी आबादी आज सतह गुर्बत से नीचे चली गई है हमारे मुल्क की। बेरोज़गारी इन्होंने इजाफा कर दिया। काम की सिचुएशन ये है कि जो इंडस्ट्री आपने बंद कर दी, या आप कहते हैं कि हमने सनत चला रहे हैं और मुल्क को तरक्की दे रहे हैं। और देखें, ये आप ज़राअत की बात कर रहे हैं, ठीक है ज़राअत में प्रोग्रेस हुई, लेकिन ज़राअत की प्रोग्रेस को आपने किस गंदम स्कैंडल के ज़रिए बेड़ा गर्क कर दिया। किधर है IMF, हमारी नैब, उसको तो सिर्फ ये लग रहा है कि किसी तरीके से चौथा 5वां मुकदमा बना देना। अभी तो कहते हैं चीनी की भी शायद दरामद की इजाजत मिल गई है, बम्पर क्रॉप हुआ है। इसको फिर बरामद करेंगे और कभी दरामद करेंगे, जैसे आपके टाइम पे हुआ। ये दोनों काम ये करेंगे। बात ये है कि अब सिंपल इशू ये है कि अगर आपने करप्शन नहीं रोकी, मुझे बताएं 2 स्कैंडल गुजरे हैं अभी, इन्होंने 750 टॉक शोज, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए। कौन से? घड़ी के ऊपर जी, घड़ी बिक गई जी। अच्छा। कानून के मुताबिक ली, बिक गई, ये सबसे बड़ा मुजरिम हो गया। आज गंदम स्कैंडल गुजरा, किसी को चू नहीं हुई। आज आपके सामने दुबई लीक्स गुजरा, जिसमें नवाज शरीफ की फैमिली, जरदारी की फैमिली, मोहसिन नकवी की फैमिली, साबिक जर्नैल, साबिक ब्यूरोक्रेट्स, मुझे बताएं कि किधर गए वो? क्यों नहीं आप उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करते? मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा बाहर पड़ा हुआ है। मुझे ये बताएं SIFC के जरिए कि जी हम बड़ी इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, किस मुंह से जाकर आप कहेंगे कि जनाब हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करो, जब वो आपको कहेंगे आज साहिब इक़्तिदार होके आप अपना पैसा मुल्क से बाहर रखते हैं। अच्छा, मैंने सुना खान साहब की भी फैमिली की उसमें है नाम, किसी का नहीं है। इमरान खान और उसकी फैमिली का किसी का नहीं है। और दूसरी बात, इमरान खान के डिपेंडेंट्स अगर कोई हूं तो उसकी बात करें। आप बात यह है कि इमरान खान के पास सिर्फ एक घर है, उनकी शायद बहनों का गालिबन नाम आ रहा था, अगर होगा जो ना पॉलिटिक्स में है ना किसी का और। लेकिन आप इन्वेस्टिगेट करें कि अगर आपने अपना पैसा उठा करके, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग का है, चले हम कुछ नहीं कहते कि क्रिमिनल है, नहीं है, बात यह है कि अगर आप वो पैसा उठाकर अपने मुल्क में ले आए, $12.5 बिलियन, ये भी इंडिविजुअल कैपेसिटी की अमाउंट है। मुझे ये बताएं, ये जो कंपनीज हैं वो इसमें शामिल नहीं है। UK, USA अपने दौर में कर लेते हैं ना, और उसमें मलेशिया। अच्छा, अपने दौर की बात आ रही है, अपने दौर के हवाले से ये भी चीनी और गंदम स्कैंडल तो उस टाइम पे भी आया नाजरीन, इसके ऊपर भी बात करेंगे और आगे भी बहुत सा, क्योंकि अब बाज़गश्त है ग्रीन सिग्नल की जो कि खान साहब की तरफ से मिला है। आफ्टर अ ब्रेक।
वेलकम बैक नाजरीन। अभी ब्रेक के दौरान भी हमने बड़ी दिलचस्प बहस की है इस पूरे मुद्दे पर और बजट को लेकर। दानियाल अजीज साहब, राना एहसान अफजल साहब ने बड़ा, वो भी माशाल्लाह आपकी तरह बड़े लर्नड हैं इकोनॉमिक्स में और सारे इन मामलात में, प्राइमरी सरप्लस को भी तो फिर आप कंसिडर करें, जिसकी ऊपर बात की जा रही है कि चले वो सरप्लस तो नहीं ना, और करंट अकाउंट डेफिसिट की भी तो जो हालत थी वो पीटीआई के दौरे हुकूमत में हमारे सामने थी, तो उसकी वजह से अगर 6.2% जीडीपी अचीव हुआ था तो फिर वो तो कोई शादियाने बजाने वाली बात ना हुई। अभी अगर प्राइमरी सरप्लस हो गया है यही डेफिसिट, तो फिर ये एक्चुअली बात है विच शुड बी सेलिब्रेटेड और जो लॉन्ग विद स्टैंडिंग है। प्राइमरी सरप्लस जो है, सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि राना साहब के बारे में आपने दुरुस्त कहा, माशाल्लाह बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन गुजारिश सिर्फ इतनी है कि मैंने जो बातें की हैं, जो इनके फ्लैगशिप इनिशिएटिव्स थे इस हुकूमत के, उसके बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की, ना बिजली चोरी के बारे में कोई बात की, ना टैक्स नेट बढ़ाने के बारे में कोई बात की। जहाँ तक बजटरी सरप्लस की बात है, वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इस साल IMF की ये सख्त कतकन थी कि इसको 0.4% GDP का आपने हर हाल में पूरा करना है, और इसलिए जो आप देख रहे हैं, ये जो अभी फ्यूल प्राइसेस और चीज़ें जो आगे पीछे हुई हैं सारी रातों रात, ये अभी भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि FBR की अभी एक हफ्ता पहले खबर लगी हुई थी कि तकरीबन 85 से 100 बिलियन का अभी भी खसारा है वो 0.4% पूरा करने में। सो ये अभी देखने में आएगा कि क्या वो पूरा हुआ है कि नहीं है। हदफ जरूर है, लेकिन अभी तक कहीं से पूरा नहीं हुआ, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो ये खुशखबरी की तरफ हमें गामजन कर रहे हैं, तो जो पाकिस्तान की कोशिश थी कि गल्फ कंट्रीज से, सऊदी अरेबिया से या चाइना से ये मुख्तलिफ अदवार में ये बहुत शटल डिप्लोमेसी होती रही, तो ये काइंडली ये भी बता दें कि उनसे अभी तक क्या हासिल हुआ हमें। और जो प्राइवेटाइजेशन जून में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब कहते थे कि हर हाल में जो है ये PIA प्राइवेटाइज हो जाएगी जून में, क्या वो हो गई है? और आखिरी बात ये कि जो ये बता रहे थे कि हमें के 2.7 ट्रिलियन रुपीस टैक्स का जो है स्टकअप है मुख्तलिफ लिटिगेशन में, और चूंकि हमने लॉ अमेंड कर दिया है, जून तक हमें तकरीबन आधा, यानी आप समझ लें कि 1.6 या 1.7 ट्रिलियन रुपीस हमें हासिल हो जाना है, तो हमारा खसारा पूरा हो जाना है। उसका भी जरा फरमा दें कि क्या बना। कहने का मकसद ये है कि जहां जहां इस हुकूमत ने हाथ लगाया वहां वहां ये फेल हुई है, और जो इन्फ्लेशन कम नहीं हुई, इन्फ्लेशन की रफ्तार कम हुई है, लेकिन अभी भी वो डबल डिजिट्स में है, और डबल डिजिट इन्फ्लेशन जो है दुनिया में सबसे बुराई गिनी जाती है। तो इसमें अगर वो डबल डिजिट 38 को गिन ले या 11 को गिन ले, है तो डबल डिजिट में। लेकिन तकाबली जायजा क्या है आपके व्यू में दानियाल साहब? क्योंकि वो कहते हैं हम जहां से आ रहे हैं वो तो बहुत मुश्किल हालात थे, PTI दौरे हुकूमत में, अभी चीन के दौरे की भी हमने बात की है ये ड्यूरिंग द ब्रेक, उस पर भी ये लोग कह रहे हैं कि जो मामलात बिल्कुल रुक गए थे, खत्म हो गए थे, वो इन्होंने दोबारा रिवाइव किए। इतनी बड़ी अचीवमेंट है गवर्नमेंट की। इनकी नेशनल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी ने अभी शायद एक हफ्ता या एक हफ्ते से कम पहले मीटिंग की है, जिसमें उन्होंने बताया कि अगला साल जो है, यानी जून 2025 का, उसमें औसतन जो महंगाई होनी है वो 12% होनी है। IMF कह रही है 12.7%। इस महीने ये बता रहे हैं राना साहब कि ये 11% तक आ गई है। इसका मतलब ये है कि अगले महीने में जो अभी जून खत्म होकर शुरू होना अगला माली साल, तो इन्होंने इस 11% से तो तजावज करना है, फिर ही औसतन 12% हो सकती है ना। अगर ये मुसलसल नीचे जा रही है तो फिर सस्टेनेबिलिटी तो फिर ना हुई। तो वो एक मिनट के लिए, तो वो क्यों होनी है? क्योंकि इनका पहले से प्रोग्राम है कि हमने जो बात इन अशरफिया वाली जमातों को, जिसमें सारे शामिल हैं, जो इनको चुभती है वो शरह सूद है, क्योंकि उसमें इनके कारोबार चलते हैं, और इनकी किस्त जो है वो भारी जब होती है तो इनकी चीखें निकलती हैं। आपने खुद बताया कि जो सनतकार हैं उनकी 1% ग्रोथ हुई है, हालांकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो भी कर्ज लेता है, लेकिन उसको जिस हिसाब से मिलता है, उन्होंने इन हालात में 6% ग्रोथ दे दी आपको, लेकिन हमें शर्म नहीं आई। हमने गंदम में उनका सर काटा, और अभी शरह सूद जो हमने अपने लिए कम कर लिया। बजट अभी तक नॉट अ बैड पॉइंट एट ऑल राना साहब। जो सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, आपने उसकी कमर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शुएब साहब ने भी इसका तस्करा किया। गंदम स्कैंडल पे मुझे बड़ा क्लियर याद है, आप हमारे पिछले प्रोग्राम पे थे, शर्मिला साहिबा से आप उन्होंने बड़ा क्वेश्चन किया था आपसे ये कि वो कहाँ गई रिपोर्ट और PM इंक्वायरी, कोई इसके ऊपर मुकम्मल चुप्पी है, और कई बातों पे वो कहते हैं जवाब आपका नहीं आया, ख्वाह वो प्राइवेटाइजेशन हो, बिजली चोरों को पकड़ने का आपका वो दावा और वादा हो,
और गल्फ ममालिक से एक्चुअली मिला क्या है सब्सटेंशियली? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने कहा, आप हमेशा कह सकते हैं कि ग्लास आधा खाली है, और अगर आप पॉजिटिविटी ढूंढना चाहें तो वो वहाँ मौजूद है। गल्फ़ की अगर हम बात करें तो हमें सऊदीज़ के साथ $5 अरब की G2G के अंदर कमिटमेंट है। $10 बिलियन उन्होंने एलोकेट कर दिए हैं, उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर बातचीत चल रही है। इंशाल्लाह अभी तो 2 महीने हुए हैं इस हुकूमत को आए हुए, ये चीज़ें सारी ट्रांसलेट होंगी असल FDI के अंदर। अभी जो चाइना का दौरा है वो एक कामयाब तरीन दौरा था, हाईएस्ट एवर बड़ा तरीन डेलीगेशन गया, कोई 125 या 40 लोगों का, 150 पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी गई, वहाँ 250 चाइनीज़ कम्युनिटी बैठी हुई थी। बहुत सारे MOU साइन हुए हैं, हम देख रहे हैं कि, और फिर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने पूरा रीइंफोर्स किया कि CPEC उनके लिए कितना अहम है और हमने इसको आगे लेके जाना है। तो हम फेज़ 2 CPEC पे बढ़े हैं। अब डेफिनेटली देखें, जो नाकिदीन है उन्होंने तो यही कहना है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ये चीज़ें सामने आई हैं आपके, और इंशाल्लाह फॉलो अप पे भी दौरे आने वाले हैं। ये सारी कमिटमेंट्स हैं, प्लेजेस हैं, जो भी है। पहले भी हमारी हुकूमत थी जो अरबों डॉलर की सरमायाकारी लेके आई थी। अभी 2 महीने की ये परफॉर्मेंस है कि हमें ये कमिटमेंट्स आ गई हैं, अगले आने वाले साल में ये प्रैक्टिकली ट्रांसलेट होना शुरू हो जाएंगी। बिजली चोरी के ऊपर बिल्कुल क्रैकडाउन हो रहा है और हमने वहाँ रिकवरीज भी की हैं। अब होने ये जा रहा है कि हम सूबों के साथ चारों, क्योंकि ये सूबाई मामलात हैं, हमें पंजाब में बड़ी अच्छी प्रोग्रेस मिली है। अब सिंध के अंदर पहले ज़रा पीछे थे, अब वो सिंध वहाँ काम करने जा रहा है। KP के अंदर काफ़ी मसाइल हैं, वो ताउन कभी करते हैं कभी नहीं करते। मैं आपको बताऊं, कल हमने वज़ीर आला KP को इंटरव्यू किया और वो ये कह रहे हैं कि अवैस लगारी साहब और जो वफाकी हुकूमत है, आप सारे पीछे हैं बिजली चोरों के, और जो बड़े बड़े बिजली चोर हैं उनके सूबे में, बिकॉज ये सेज कि ये मेरे अंडर तो नहीं है, पेस्को का चीफ और ये सारी अच्छा, अब इसका सुनना, बड़ी छोटी सी बात है। देखें, अगर बिजली चोरी हो रही है तो किसने पकड़ना है? पुलिस ने पकड़ना है। पुलिस किसके अंदर है? वो KP के गवर्नमेंट के अंदर है। लेकिन जो रेगुलेटरी जो इदारा है वो कहते हैं मेरे बस में नहीं है। नहीं, वो अदारा तो उनके पास 10 दफा गया है मिलने के, हमें ताउन करो, हम FIR काटना चाहते हैं जो बिजली चोरी करते हैं। और हमने ये भी कहा है, देखें, हमने मर्दान की एग्जांपल दी, मर्दान में बिजली चोरी के खिलाफ एक्शन हुआ, केयरटेकर हुकूमत में 0 लोड शेडिंग होगी। हम तो कह रहे हैं कल बिजली चोरी खत्म करो, कल 0 लोड शेडिंग हम कर देंगे। बिजली पाकिस्तान के पास वाफिर है, अब कल बिजली चोरी खत्म करें। वो लोग इसका इल्जाम आप पे आयद कर रहे हैं और आप उनके ऊपर डाल रहे हैं। नहीं, देखें, अगर चोरी हो रही है और SDO कहता है कि इसके ऊपर कार्रवाई करो, तो वो किसने करनी है? पुलिस तो जाहिर है, पुलिस तो वो अगर कार्रवाई नहीं करेंगे। देखिए, मैं आपको एक और मिसाल दे देता हूँ, 50,000 से 70,000 FIR कटी है पंजाब के अंदर। कितनी FIR कटी है KP के अंदर? स्कैंडल का जवाब दे दें ताकि मैं शेख साहब की तरफ बढ़ूं। गंदम स्कैंडल का उस पे इतनी चुप्पी क्यों है? देखें, नहीं, और अभी कोई इंक्वायरी रिपोर्ट आई है, सुना है 2 सरकारी मुलाजिमीन को सस्पेंड करने का हुक्म हुआ है। टोटल आज तक ये काम हुआ है। सेक्रेटरी $1 बिलियन से ज्यादा करने, वो कहते हैं उनके ऊपर तो प्रेस टॉक्स के थद्दे होते हैं। देखें, पंजाब जो है वो प्रोक्योरमेंट ऑफ वीट से बाहर आ गया है। प्रोक्योरमेंट ऑफ वीट अब नहीं होएगी। ये बहुत बड़ी एक, मैं कहता हूँ, रिफॉर्म है। बहुत बड़ा लॉस है। नहीं, बहुत बड़ा लॉस किसान से आप चीज नहीं उठाएंगे, अगली फसल कैसे लगाएगा? इंशाल्लाह बनेगी, वो अगली फसल भी लगेगी, लेकिन ये जो एक घाटे का सौदा में लगेगी, नहीं, मैं आपको फिजाओं में लगेगी, सब लोग कहते थे कि मार्केट बेस्ड होनी चाहिए, आपको रेगुलेट नहीं करना चाहिए, तो इससे निकल रही है अगर हुकूमत, तो डेफिनेटली इस साल अगर जवाब दे दें, बात ये है कि अगर आटा 400-600 रुपए, तो इन्होंने कहना था गरीब मर गया। आज अगर वो आटा सस्ता 25 करोड़ आवाम को मिल गया है, तो ये कह रहे हैं किसान मर गया। वो वाला आटा सस्ता मिला है, हम किसान को संभाल लेंगे। जो आप यूक्रेन से जंग ज़दा जगह से जो जानवरों के खाने का बनी है, वो आप लेकर आए हैं। अच्छा, दूसरी बात, कोई जाली आटा नहीं है। आपने खुद पास्को ने, ये इनका प्रोपेगेंडा है, पास्को ने एडवर्टाइज किया है आपके अखबारों में कि इंसानों के खाने की नहीं है गंदम। कितनी गंदम? अच्छा, ये मैं आपको भी देता हूँ, 1000 मेट्रिक टन की है जो खराब हो गई, उसको उन्होंने एडवर्टाइज किया। आपके पास ये गलत, मैं इसको गलत, ये गलत खबर है, गलत खबर है, गलत खबर है। आपके जमाने में क्यों आई? ये गलत खबर है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि गलत खबर है। बता दें, कुछ चंद हजार टन गंदम खराब हुई है, क्यों नहीं कराते? FIA से क्यों नहीं कराते? अच्छा, आपने 3900, एक मिनट जरा बात कर लें। आपने 3900 आपने तय की किसान से हम गंदम खरीदेंगे, मुझे बताएं वो 2500 पे लोग रुल रहे हैं, आपने उसको नुकसान कर रहे हैं, तो आपने आज तक किसान भी इनकी कॉल पे बाहर नहीं निकले, इन्होंने बड़ी कॉलें दी, इन्होंने कहा कि किसान हमारी कॉल पे निकले ना निकले, आपने जुल्म के शद्दो रवैया किसानों को जेलों में आपने नहीं डाला। क्या आप, ये दुरुस्त बात है?
आप जो कुछ करने जा रहे हैं, क्या आप अपने जुल्म और बर्बरियत पे आप फख्र करते हैं? नहीं, मैं तो कहता हूँ शर्म आनी चाहिए। इन्होंने इतनी कोशिश की कि इस मौके का जो है फायदा उठा के किसी आवाम का फायदा है ना, मैं कोई एक किसान इनके साथ नहीं निकला भाई, मैं खुद किसान नहीं निकला, मेरे सारे लोग किसान आज भी लोग गंदम या रख के बैठे हैं या जिन्होंने औने पौने 2025 एहतजाज है, लोग बेचारे रुल गए हैं। नहीं तो उस तरह का उस नहज का जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपने बैक भी किया था बाहर निकले, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लोगों को जेलों में डाला, लोग आज इनको झोलियां उठा उठा के बददुआएं दे रहे हैं। बात यह है कि गरीब आदमी के पास क्या होता है? सस्ता आटा खा रही है, इनको तकलीफ है। इनको तकलीफ है कि ये जो है आप लोगों पे जुल्म करके, लोगों के साथ ज्यादतियां करके, सिर्फ नवाज शरीफ की तस्वीर चला के और 25 अरब रुपए की करप्शन करके बतौर शायद का कानाबासी आप सस्ता आटा दे रहे हैं। पंजाब काबीना जो है वो ये भी क्लेम करते हैं, कहते हैं हमने तो किस तरह से जो रोटी की कीमत है अपने सूबे में कम की है वो करके दिखाएं। ये बड़ा दो तरफा एक आर्ग्यूमेंट है। आफ्टर अ ब्रेक नाजरीन इस पे आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। बहुत एक हाइप्ड बहस थी ब्रेक से पहले गंदम के स्कैंडल पर, और ये दो तरफा बहस है। लेकिन शुएब साहब, असाइड्स जैसे एक ये वाला मामला भी है। आज बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि आप आईन और कानून के दायरे में रहकर तैयार हैं मुज़ाकरात के लिए। ये आईन और कानून का दायरा क्या होता है? आपकी क्या रीडिंग है? कानून का दायरा ये है कि हर कोई अपनी अपनी डोमेन में रह के काम करे। आज जो कुछ किया है इन्होंने, मुझे बताएं, सरगोदा की अदालत ने, टीसी की अदालत ने लोगों को बरी कर दिया, इन्होंने उठा करके दूसरे मुकदमों में डाल दिया। आलिया हमजा और सनम को, आज आलिया की वो आ रही थी गुफ्तगू, 7 घंटे गर्मी में वो प्रिजन वैन में जी आप क्या कर रहे हैं? सनम को उसके घर के बाहर 3 घंटे गर्म गाड़ी में उसको बगैर किसी उसके फैसिलिटी के उसको गाड़ी में रखे रखा। क्या बैक वक्त वो 6 जगह 7 जगह 8 जगह पे मौजूद थी? किसी एक जगह पे थी ना। आपने अगर मुकदमा चलाना एक जगह पे चलाएं, जमानतें हो चुकी हैं, एक जगह से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरे से चौथी, उनके घरों में छापे, उनके वहाँ तशद्दुद, उनके यहाँ किसी को क्या हिरासमेंट। यास्मीन राशिद बीमार थी, उसको हॉस्पिटल में लाए, 1 दिन बाद उसको उठा के ले गए। महमूद रशीद का ऑपरेशन हुआ, सर्जरी हुई, उसको 1.5 दिन के बाद उसको उठा करके ले गए। अभी उसके तो टांके नहीं खुले थे। नहीं, लेकिन आपकी सर ये तर्ज़ अमल अगर आपने रखा हुआ है और इसको ये समझते हैं कि हम बड़ा कानूनी और आईनी तरीके से इस सूबे को चला रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं, तो खान साहब भी उन्हीं लोगों से कह रहे हैं ना, मैं तैयार हूँ मुज़ाकरात करने के लिए, मेरे ऊपर जो मजालिम हुए मैं वो भी भूलने को तैयार हूँ, ऐसा लग रहा है? देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने और जस्टिस जमाल मुंतखिल साहब ने, जस्टिस नवाज शरीफ साहब ने इनकार कर दिया है सर। बाय द वे अतर साहब ने क्या किया? नवाज शरीफ ने खान साहब से मुज़ाकरात करने के ऊपर उन्होंने इनकार भी किया हुआ है। तो नवाज शरीफ की फिर क्या हैसियत? फिर राना सनाउल्लाह क्यों मिन्नतें कर रहा है? बाकी गवर्नमेंट वाले बार बार क्यों कह रहे हैं? हमने तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने चूँकि ये कहा है, आज मैंने मिलना था, जाने को मैं नहीं जा सका, आज हमारे अपने मुकदमे थे, आपको पता है जी, वो ट्रिब्यूनल वाले, हाँ ट्रिब्यूनल वाले, उस पर भी आपको मैं बताता हूँ। तो उस पर बात ये थी कि मैं खुद नहीं मिल सका खान साहब को, लेकिन चूँकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और बाकी जज साहिबान ने उनको कहा है कि मुल्क की खातिर आप मुज़ाकरात करें। उन्होंने शायद उस कॉन्टेक्स्ट में कहा है विद इन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, हम इन कंडीशंस पे मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, ताकि कल ये ना कहें कि आपकी तरफ से इनकार होगा। लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं, देखें, आपने मुल्क को अगर दुरुस्त सिमत में लेके जाना है तो ये दुरुस्त सिमत नहीं है। अच्छा, वर्कर कन्वेंशन हुए हैं, सैकड़ों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिए हैं। क्या इनसे पूछें कि ये लोग आए थे इस्लामाबाद में जलसे करने, लॉन्ग मार्च भी किए, जी महंगाई मुकाओ मार्च भी लेकर आए, मौलाना फजल रहमान 2 दफ़ा लेकर आया, बिलावल ज़रदारी लेकर आया, किसी एक भी खिलाफ मुकदमा हुआ था? आप अगर ये तर्ज अमल फस्तायत और यजीदियत की नैब वगैरह में तो पकड़ते थे ना, आपने तो पूरी पार्टी को कहते हैं अंदर कर दिया था। करप्शन के केसेस में मैं वही कह रहा हूँ ना कि आज गंदम स्कैंडल तो भूल गया, आज आपको सारी चीज़ें भूल गई। गाड़ियाँ ली इन्होंने जो कि नहीं ले सकते थे अंडर दी लॉ, और वो कोई स्कैंडल नहीं चल रहा। दानियाल साहब, आपकी जो क्या रीडिंग है कानून के मुताबिक प्रोसीडिंग्स हैं, आप इमरान खान आपको नजर आता है। बल्कि राना साहब से भी ये वाली बात हम पूछेंगे कि ये फिर कह रहे हैं, बाकायदा शेख साहब ने ये वाला लफ्ज यूज किया कि बाकी क्यों हुकूमत मिन्नतें कर रही है। जी सर, दानियाल साहब। जी, मेरे ख्याल में जो पीटीआई के वर्करों के साथ हो रहा है ये तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है और नहीं होना चाहिए ये, और 2 wrongs don't make a right। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा साथ साथ इसी सांस में कि ये इमरान खान साहब जब ताज़ा हुकूमत से फारिग हुए थे तो उस वक्त ये जो बयानिया था मीर जाफ़र और बी सादिक वाला,
ये यही था कि मेरी पीठ में छुरा घोंपा गया, और जो कर्नल साहब असेंबली चलाते थे और जो मेरे लिए बजट में, ये खुद इमरान खान साहब का बयानिया है, जो ये वोट ला के भुगताते थे और मुझे बेफिक्री होती थी पार्लियामेंट की तरफ से, वो बहाल कर दिया जाए और मेरे साथ वापस सेम पेज पे आए। यानी वो इनवाइट कर रहे थे, ये जो आप आइन और कानून का दायरे की बात करिए ना, उसका मैं जिक्र कर रहा हूँ जी। ये इनवाइट आपकी ये रीडिंग है कानून और आइन के दायरे की। एक मिनट, ये इनवाइट कर रहे थे उनको कि मेरी दोबारा मदद को आए, और जैसे मुझे बिठाया मुझे वापस लेके आए। इसलिए ये मीर जाफर और मीर सादिक कह रहे थे, इसलिए नहीं कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ धोखा किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि इमरान खान साहब को काफी वक्त मिला है तन्हाई का, उनको बैठ के सोचना चाहिए कि वो पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान की जमहूरी जो एक रस्म रिवाज थी उसके साथ ये क्या करते रहे, क्या खिलवाड़ करते रहे, और अब इससे छुटकारा हासिल करना सारों के लिए मुश्किल बना हुआ है, और ये सारा का सारा इनका बनाया हुआ है। हाँ, ये अच्छा, ये बात हम कई दफा सुनते हैं पीएमएलएन के भी लोगों से और बहुत सीनियर रहनुमाओं से, दानियाल साहब, के वो कहते हैं पीएमएलएन को छोड़े जी, पीएमएलएन तो खुद पेश है इस काम में, उनको छोड़े आप। नहीं, वो ये कहते हैं कि हम इसलिए सबमिसिव है क्योंकि हमारे लिए लेगेसी बहुत बुरी छोड़ी है खान साहब ने। कुछ ऐसा नहीं है, ये सब अपनी मर्जी से होता है। उनके लिए इसको तोड़ मरोड़ के तो उनकी सफाई पेश ना करें, वो अपना जो इन्होंने अपना फल खाया वो अपना खाएंगे, उनका टाइम आ रहा है, फिक्र ना करें। अच्छा, ये तो आप अहम बात कर रहे हैं, कब टाइम आ रहा है? बहुत जल्दी आ रहा है, क्योंकि ये जो कुछ जिसके लिए इनको ये सारा कुछ किया गया, सब कुछ, उसका रिजल्ट मैं आपको बता तो रहा हूँ, उसका जवाब तो कोई नहीं है। ये जो नाकिस कारकर्दगी है ये आपके आगे जल्दी आने वाली है, और ये बात गलत नहीं है राना सनाउल्लाह और ये सारे लोग। एक सेकंड, ये जो बात कर रहे हैं कि पंजाब में बड़ी अलकमाल जो है ना वो कलेक्शन हुई है वापटा की चोरी की, मैं सिर्फ आपको एक फिगर देना चाहता हूँ। ये जो अप्रैल महीना गुजरा अभी, उसकी फ्रंट लीड लगी हुई है अखबारों में कि सबसे बड़ी चोरी जो है ये अप्रैल में हुई है लेस्को में नाक के तले। इसका मैं जवाब दे देता हूँ। जी, राणा साहब भी जवाब इसका देना चाह रहे हैं। जी, आप पेस्को को रो रहे हैं, आप अपने सूबे को तो संभालें। देखिए, लेस्को के अंदर ये जब हमने इनग्रेस की और ये बिजली चोरी को हमने वहाँ तबादले किए मेरिट के ऊपर और चीज़ें जब पकड़ी तो हमें ओवर बिलिंग मिली, और जो थेफ्ट के गेन्स थे वो ओवर बिलिंग जो हो रही थी वो जब वो एक्सपोज हुई तो वहाँ वो एडजस्ट हो गए, लेकिन थेफ्ट के अंदर काफ़ी कमी आई है। अब हमारा अगला हदफ ओवर बिलिंग का भी है, ये जो इन इदारों के अंदर जो करप्ट ऑफिशियल्स हैं उनके पीछे जाना है। देखें, बात ये है कि वो उसका जो आसानी है वो आम कंज्यूमर को पास ऑन ज़रूर हुई है, क्योंकि पहले जो ओवर बिलिंग हो रही थी वो पकड़ी गई है, तो जो थेफ्ट के गेन्स थे वो उसमें एडजस्ट हो गए। ये मैं आपको बिल्कुल फैक्चुअल बात कर रहा हूँ। तो उसका देखें, बाकी बात कि इन्होंने जो एक कहानी सुनाई अभी शोएब शाहीन साहब को, बड़ा इनको शौक है जी, ये हो गया वो हो गया, ये भूल गए किस तरीके से मरियम नवाज से लेके एक हमारे लीडर को जो है रगड़ा निकाला, उनको नैब ज़दा किया। बल्कि जब DGI का पहला दिन था तो उनसे पूछा कि क्या पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, तो उन्होंने कहा मईशत है, हमें मईशत ठीक करनी है। खान साहब ने कहा नहीं, हमें ऑपोजिशन का रगड़ा निकालना है। अच्छा। ये सबसे बड़ा मसला है, और इसका अगर हमने इलाज ना किया। आर्मी चीफ के बारे में ये कह रहे हैं कि जब DGI की बात कर रहा हूं, जो अभी करंट भी हैं, उनके साथ कॉन्वर्सेशन तो ओपन है, ये बात तो, हाँ नदीम, तो उनको उन्होंने कहा कि इनका रगड़ा निकालना है, तो ये तो इनकी जमहूरियत है, इनकी ये जमहूरियत है, ये जमहूरी असूल है। नहीं, उन्होंने खुद कहा ना जी, एक वो पब्लिक आप ले जाते कोर्ट में, इज्जत का प्रेस कॉन्फ्रेंस में गई थी, ये कहने का मतलब ये कि बात ये है जो की थी DGI SPR के साथ जॉइंट थी, जो कुछ उन्होंने कहा है कि अब हम सियासत छोड़ चुके हैं, एक ही तो हुई आज तक प्रेस टॉक वाली बात ये है, उसके बाद नौबत नहीं आई। देखिए, वो तो ये खुद कहते थे मैं पता नहीं क्या कर दूंगा, ये कर दूंगा, तो ये जमहूरी रवायत। जी, दानियाल साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। अच्छा, चलें उनकी बात सुनें। ये जरा अहम बात है, बाकी तो रन ऑफ द मिल बातें हैं जो, क्योंकि देखें मुस्तकबिल की बात होनी चाहिए। जो ये बता रहे हैं कि जी 10 अरब डॉलर जो है सऊदी अरेबिया ने कमिट कर दिया है, 5 अरब जो है वो 5 अरब सऊदी अरेबिया ने और 10 GCC कंट्रीज में, और चीन से पता नहीं क्या ये ले आए हैं। अव्वल तो वहां से किसी किस्म की कोई अनाउंसमेंट नहीं आई, बल्कि अभी अगर कुछ है तो हमने उनका कुछ 600 अरब देना है IPPs का, उसका बताएं। ये सुना था वैसे हमने जी, राणा साहब, ये बात हमने सुनी थी कि रोल ओवर करने की दरख्वास्त की है आपने। एक मिनट, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो IMF के अदाद-ओ-शुमार है, जिनसे ये पैसे लेने जा रहे हैं, जिनकी ये सारी बातें मान रहे हैं, वो कहते हैं कि अगले साल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो कि इस सारी की मद है
वो 0.1% ऑफ जीडीपी से बढ़ना है। तो अगर इस साल का आप इस्तेमाल करें 348 बिलियन डॉलर्स की पाकिस्तान की इकोनॉमी, तो इसका मतलब ये है कि 348 मिलियन डॉलर सिर्फ आपकी अगले साल की टोटल इंक्रीज। टाइम इतना ही है राना साहब, कैन रिस्पॉन्ड टू इट। टाइम इतना ही है दानियाल साहब, टाइम की किल्लत है, उनको रिस्पॉन्स आ जाए। मैं इसका जवाब दे देता हूं। देखें, जो इस साल की एफडीआई वाकई नहीं आई, उसकी वजह है कि एक हुकूमत जा रही थी, केयर टेकर सेटअप आ रहा था, फिर अगली हुकूमत ने आना था, तो इस माहौल में एफडीआई नहीं आती। और उससे पहले जिस तरह इकोनॉमी की डिफॉल्ट की बातें हो रही थी, रुपए की वो इंस्टेबिलिटी थी, वो सब कुछ स्टेबलाइज हो गया। और अभी इस साल देखें, ये IMF को नहीं हम बताते कि UAE से हमारा ये मुआहदा हो गया है या सऊदी के साथ ये मुआहदा हो गया या सीपेक में। लेकिन कैप्टिव पावर प्लांट्स और वो जो कैपेसिटी वाला सरचार्ज है, वो कहते हैं बहुत बड़ी ज्यादती है जो आपने की है। पीटीआई तो पूरे अपने दौर में इसके ऊपर आप पे तनकीद करती रही। मैं बताता हूं क्या हुई है। नहीं, ज्यादती मैं आपको बताता हूं। मतलब ज्यादती ये इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं, वो ज्यादती नहीं, ये गलत बात है। ज्यादती ये हुई कि जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी थी 5 साल, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुई, इनके दौर में तबाही फेर दी। तो वो बिजली कमर्शियल यूजर्स के, तो ये कैपेसिटी पेमेंट्स है। अगर हमारी इकोनॉमी 2018 में जिस तरह ग्रो कर रही थी, उस तसलसल पे चलती, इंडस्ट्रियलाइजेशन होती, सीपेक होता, तो ये कैपेसिटी पेमेंट ना होती। ये इनकी नालायकी है जो हमारी ग्रोथ को इन्होंने रद्द कर दिया। उसमें कोरोना भी है, जो भी मामलात हैं, और फिर माशी खाई में हमें डाल दिया कि वो जो ग्रोथ आनी थी इंडस्ट्रियल सेक्टर की, वो नहीं आई। तो ये 3.5 साल में एक बात बता दूं, 2 साल के कोरोना के गुजरने के बावजूद जहां पूरी दुनिया में कारोबार तबाह हुआ है, लेकिन पाकिस्तान को मिसाल के तौर पर पेश किया पूरी डेवलप कंट्रीज ने कि पाकिस्तान ने जिस तरह हैंडल किया। और सिमिलरली जिस तरीके से यहाँ तरक्की की रफ्तार रही, ये सोच भी नहीं सकते। एक अलग बहस है, वो कहते हैं कि तो दुनिया की सबसे बड़ी अचीवमेंट है, वेयर एज द गवर्नमेंट अदरवाइज। रनिंग आउट ऑफ टाइम नाज़रीन, थैंक यू टू एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।